Hello children, welcome to Concept Chemistry again in part 2 of acid, base and salt. पार्ट 1 में हमने एसिड और बेस के बारे में इंट्रोडक्शन पढ़ा था। एसिड और बेस को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, इंडिकेटर्स के बारे में स्टडी की थी एंड सम केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड एंड बेस। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड्स, reaction of metal with metal carbonates and bicarbonates, and the third property, that is neutralization reaction, that is acid plus base gives salt and water. Next property, chemical property of acids and bases, that is what do all acid and bases have in common. इस पॉइंट को समझने के लिए हम एक फिगर की मदद से इसको समझते हैं। कांच का हमने एक बीकर लिया, इस कांच के बीकर में डाइल्यूट HCl फिलअप कर दिया, दो आयरन नेल्स को इलेक्ट्रोड के फॉर्म में एडजस्ट किया। इन दोनों इलेक्ट्रोड को एक कनेक्टिंग वायर के थ्रू एक स्विच से और 6 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट करते हुए इसमें एक बल्ब को जोड़ देते हैं। जब 6 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट करने के बाद जब हम इसके स्विच को ऑन करते हैं तो इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है। इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो होने की वजह से डाइल्यूट HCl जो कि एक्वस सोल्यूशन के फॉर्म में है, वाटर में डिज़ोल्व है, वो करस्पॉन्डिंग H+ और Cl- आयन में टूट जाता है। ये H+ और Cl- आयन सोल्यूशन में करंट को कैरी करने का काम करते हैं। When switch on, the ion produced by HCl carry electric current. प्लस पॉइंट के साथ मैंने आपको बताया था कि जिसमें हम प्लस पॉइंट लगा रखा है वो आपको लर्न करना है, याद रखना है। प्लस पॉइंट में क्या है? ओनली फ्री आयंस एंड फ्री इलेक्ट्रॉन कैन कैरी करंट. It means dilute HCl dissociate in water to produce ions. Dilute HCl when dissolved in water, it produces H+ ion and Cl- ion. H+ ion do not exist as such. It combines with water to form hydronium ion H3O plus species. All acids contain H+ ion, but all the hydrogen containing compounds are not acids. जैसे एक एग्जांपल से इस पॉइंट को समझते हैं कि सारे एसिड्स में H+ आयन होता है जो वाटर में डिजोल्व करने पे H+ आयन प्रोड्यूस करते हैं, बट बहुत से ऐसे कंपाउंड होते हैं जिसमें हाइड्रोजन तो प्रेजेंट होता है लेकिन वो एसिड की तरह से बिहेव नहीं करता है। फॉर एग्जांपल C2H5OH एल्कोहल, दिस वन। आप देख रहे हैं इसमें ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इवन ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, पोलैरिटी भी होगी, बट इट शोज वेरी लेस एसिडिक कैरेक्टर, एट लीस्ट बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। C2H5OH के केस में कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, तो इसलिए इस केस में ये H+ आयन को इजीली रिलीज नहीं करता है और एसिडिक प्रॉपर्टीज को शो नहीं करता है। C6H12O6 दैट इज ग्लूकोज। तो ग्लूकोज के बारे में हम सभी लोग जानते हैं, ग्लूकोज और शुगर यानी चीनी ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। शुगर C12H22O11 और ग्लूकोज है आपका C6H12O6। ये दोनों, इन दोनों ही केसेस में हाइड्रोजन प्रेजेंट है, लेकिन ये हाइड्रोजन कोवेलेंट बॉन्ड के फॉर्म में होता है, इसलिए H+ के फॉर्म में इजली डिसोसिएट नहीं होता है। तो अगर हम इस पर्टिकुलर फिगर में जो अभी हम लोगों ने ऊपर देखा है एक्सपेरिमेंट में, अगर यहाँ पर डाइल्यूट HCl की जगह पर
हम ग्लूकोज सोल्यूशन का यूज़ करें तो ग्लूकोज सोल्यूशन H+ आयन प्रोड्यूस नहीं करता है। इट मीन्स इट विल नॉट आयनाइज नहीं होगा तो आयंस नहीं बनेंगे, आयंस नहीं बनेंगे तो इलेक्ट्रिक करंट सोल्यूशन के अंदर फ्लो नहीं होगी, और जब इलेक्ट्रिक करंट सोल्यूशन के अंदर फ्लो नहीं होगी तो हमारा सोल्यूशन के अंदर का सर्किट कंप्लीट नहीं होगा, जिसके कारण ये जो इलेक्ट्रिक बल्ब हमने यहाँ पर लगा रखा है वो ग्लो नहीं करेगा। इट मीन्स H प्रेजेंट होने के बाद भी ग्लूकोज और एल्कोहल के केस में इलेक्ट्रिक करंट नहीं बनती है, H+ आयन प्रोड्यूस नहीं होता है और ऑपरेटस में बल्ब ग्लो नहीं करेगा। रीज़न क्या है इन सभी पॉइंट के पीछे? क्योंकि ये कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं और आसानी से H+ आयन को हाइड्रोजन को H+ के फॉर्म में आयनाइज नहीं करते हैं। सिमिलरली अगर हम बेस की बात करें तो ऑल द बेसेस डिसोसिएट इन वाटर टू प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयन। सारे एसिड क्या प्रोड्यूस करते हैं? H+ प्रोड्यूस करते हैं। सारे बेस क्या प्रोड्यूस करते हैं? OH- हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करते हैं। रिमेंबर दिस पॉइंट। अब इस पॉइंट को आपको याद रखना है कि डिस्टिल वाटर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू एब्सेंस ऑफ आयन। डिस्टिल वाटर दैट इज प्योर H2O, प्योर H2O के फॉर्म में आयंस नहीं होते हैं, जिसके कारण ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है। रेन वाटर, एक दूसरा केस रेन वाटर का लेते हैं, तो रेन वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि रेन वाटर तो जब ऊपर से गिरता है तब तो वो प्योर होता है, लेकिन जब वो एटमॉस्फेयर में आता है तो एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन क्रिएट करने वाली गैसेस, इन एटमॉस्फेयर में जो गैसेस हैं, वेरियस गैसेस ऑफ एयर डिजॉल्व इन इट एंड प्रोड्यूस आयंस सॉरी आयंस प्रोड्यूस करने के कारण ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती हैं। तो यानी रेन वाटर में अगर इलेक्ट्रिक स्पार्क हो जाए तो हमको करंट महसूस होगा या करंट लगेगा, या सड़क पे हम चल रहे हैं, गंदे पानी में कोई इलेक्ट्रिक वायर टूट के गिर जाए तो हमको करंट मार सकता है। लेकिन अगर वो वाटर प्योर है तो प्योर वाटर में अगर हम खड़े भी हो जाएंगे तो हमें करंट महसूस नहीं होगा। क्लियर? तो ध्यान रखेंगे इस चीज़ को बच्चों कि डिस्टिल वाटर के केस में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होती है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, एसिड शो एसिडिक बिहेवियर ओनली इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। जो एसिड्स हैं वो एसिडिक बिहेवियर केवल वाटर की प्रेजेंस में शो करते हैं। जैसे HCl गैस, HCl in gaseous form there is no H+ ion produced, so it will not show acidic behavior, while HCl aqueous यानी aqueous solution, HCl को H को वाटर में डिजोल्व कर दिया जाए तो उस केस में क्या होगा, ये इट कैन प्रोड्यूस H+ आयन, और H+ आयन प्रोड्यूस कर सकता है तो इलेक्ट्रिक करंट को भी कैरी कर सकता है, और ये कैसा बिहेवियर शो करने लगेगा? एसिडिक बिहेवियर। यानी जब तक वो गैसियस फॉर्म में है वो नॉन एसिडिक है, लेकिन जब हम उसे लिक्विड में या वाटर में डिसॉल्व कर देते हैं तो वो एसिडिक बिहेवियर शो करने लगता है। किस वजह से करता है एसिडिक बिहेवियर? हाइड्रोजन आयन की वजह से। यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एसिडिक इन नेचर, while hydrogen chloride gas is not acidic in nature, hydrochloric acid. Now for an example, एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा इसको समझते हैं, एक्सपेरिमेंट के माध्यम से इसको समझते हैं। हमने 2 टेस्ट ट्यूब ली, एक में हमने NaCl ले लिया, सोडियम क्लोराइड, और दूसरी टेस्ट ट्यूब में कंसनट्रेट H2SO4। NaCl में कंसनट्रेट H2SO4 मिलाते हैं तो रिएक्शन देखिए, व्हेन NaCl इज ट्रीटेड विद H2SO4, NaCl को H2SO4 के साथ ट्रीट कराते हैं तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनता है? Na2SO4, सोडियम सल्फेट प्लस HCl गैस। यानी क्या प्रोड्यूस हो रहा है यहाँ पे? HCl गैस प्रोड्यूस हो रहा है। अब ये HCl गैस को डिलीवरी ट्यूब से जब ये HCl गैस बाहर निकलती है तो इसके सामने हम क्या ले आते हैं? ड्राई ब्लू लिटमस पेपर। ड्राई यानी इसमें वाटर नहीं है, वो ड्राई है, और ड्राई ब्लू लिटमस पेपर को जब हम HCl गैस के पास लाते हैं तो क्या दिखाई देता है? नो चेंज इन ड्राई ब्लू लिटमस
पेपर कलर, यानी ड्राई ब्लू लिटमस पेपर के कलर में कोई चेंज नहीं होता है, जबकि हम जानते हैं कि लिटमस पेपर को एसिडिक मीडियम में जब ले जाते हैं तो वो क्या हो जाता है, रेड हो जाता है। लेकिन यहाँ रेड नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि HCl गैस ड्राई स्टेट में आयनों में डिसोसिएट नहीं होती है। दूसरा केस देखिए, HCl गैस के सामने हम ले जाते हैं वेट ब्लू लिटमस पेपर, भीगा हुआ, पानी से भीगा हुआ एक ब्लू लिटमस पेपर ले जाते हैं, तो क्या देखते हैं कि जो ब्लू लिटमस पेपर है वो किस में कन्वर्ट होना शुरू हो गया, रेड कलर में। ये देखिए रेड कलर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। क्या शो करता है ये कि जब हम इसे रेड कलर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, इसका मतलब क्या है कि ब्लू लिटमस पेपर टर्न्स रेड। यानी एक्वस सोल्यूशन में वाटर की प्रेजेंस में जब HCl गैस इसके कांटेक्ट में आती है तो आयनाइज हो जाती है, H+ आयन प्रोड्यूस होने लगते हैं और ये एसिडिक बिहेवियर शो करने लगता है, जिसके कारण ब्लू लिटमस पेपर का कलर लाल होने लगता है। ब्लू लिटमस पेपर चेंजेस टू रेड। द पॉइंट इज क्लियर? नाउ सी हियर, HCl gas when dissolved in water it gives H3O plus hydronium ion plus Cl minus chloride ion on basis of dissolution। डिसोल्यूशन के बेस पर, यानी वाटर में जब हम इसको डिसोल्यूट करते हैं तो उस डिसोल्यूशन के बेस पर हम एसिड को दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। एक हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया, स्ट्रॉन्ग एसिड यानी ऐसे एसिड्स जो वाटर में डिसॉल्व करने पर कंप्लीटली आयनाइज हो जाते हैं इन वाटर टू प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ H+ आयन। एग्जाम्पल के केस में HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड, H2SO4 किंग ऑफ केमिकल्स एंड HF हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। सिमिलरली ऑन बेसिस ऑफ नेचर डाइल्यूशन एसिड मे बी वीक एसिड। वीक क्यों कहेंगे एसिड को? वीक एसिड किस केस में होगा? जब वो पार्शियली आयनाइज होता है इन एक्वस सोल्यूशन। वाटर में डिसॉल्व करने पर वो पूरा कंप्लीटली टोटली आयनाइज नहीं होता है, बल्कि 6 to 7%, 8% आयनाइज होता है और बाकी अनआयनाइज पार्ट भी सोल्यूशन में बना रहता है। तो ऐसे एसिड्स को हम क्या कहते हैं? वीक एसिड्स कहते हैं। वीक एसिड्स में कौन कौन से केसेज आ जाते हैं? H2CO3 कार्बोनिक एसिड, एसिटिक एसिड एंड ऑल ऑर्गेनिक एसिड्स। सभी ऑर्गेनिक एसिड्स ये किस में आ जाते हैं? वीक एसिड्स में आ जाते हैं। क्लियर? तो एसिड्स को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। सिमिलरली अगर हम बेस की बात करें तो बेस को भी हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस यानी बेस विच कंप्लीटली आयनाइजेज इनटू हाइड्रोक्साइड आयन, completely ionize into hydroxide ion, produce hydroxide ion। एग्जाम्पल के केस में देखें, जो एल्कली मेटल्स होते हैं, फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, NaOH, KOH, इसके सारे हाइड्रोक्साइड्स वो क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। इसके सारे हाइड्रोक्साइड्स क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग बेस। दूसरा केस आता है वीक बेस का। तो सिमिलरली जैसे वीक एसिड्स होते हैं उसी तरह से वीक बेसिस होते हैं जो पार्शियली आयनाइज होते हैं। सेकेंड ग्रुप एलिमेंट्स में क्या क्या है? कैल्शियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड्स, ये सभी वीक बेसिस में आते हैं। थर्ड पॉइंट इसमें आता है एल्केलाइड्स। एल्केलाइड्स क्या होते हैं? एल्केलाइड्स ये बेस की ही कैटेगरी है, लेकिन हम किन बेसिस को एल्केलाइड्स कहते हैं? जो वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं, यानी वाटर सॉल्युबल बेसिस आर कंसिडर्ड एज एल्कलीज। वाटर सॉल्युबल बेसिस आर कंसिडर्ड एज एल्कलीज, और जो वाटर में डिसॉल्व नहीं होते हैं उनको हम एल्कली नाम नहीं दे सकते हैं, लेकिन वो बेस हो सकते हैं। बात समझ में आ रही है? जो वाटर में डिसॉल्व होते हैं, वाटर सॉल्युबल बेसिस आर नोन एज एल्कलीज। ऑल एल्कलीज आर बेस, सारे एल्कलीज बेस होते हैं, बट ऑल बेसिस आर नॉट एल्कलीज। अब कौन कौन से एल्कलीज बेसिस ऐसे हैं जो वाटर में डिसॉल्व नहीं होते हैं? तो देखिए यहाँ दो एग्जाम्पल मैंने लिया हुआ है, तीन एग्जाम्पल। लेड हाइड्रोक्साइड, मर्क्यूरस ऑक्साइड एंड मर्क्यूरिक हाइड्रोक्साइड। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस।
एसिड और बेस की स्ट्रेंथ की बात करें कि कौन, अभी हमने इस पॉइंट को डिस्कस किया है, स्ट्रॉन्ग एंड वीक, कौन से एसिड स्ट्रॉन्ग है, कौन से बेसेस स्ट्रॉन्ग है, कौन से वीक हैं। तो एसिड स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H प्लस आयन, यानी कोई एसिड जितने ज़्यादा H प्लस आयन प्रोड्यूस करता है एक्वस सोल्यूशन में, वो उतना स्ट्रॉन्ग एसिड कंसिडर किया जाता है। इसी तरह से बेस जो जितने ज़्यादा H प्लस OH माइनस आयन प्रोड्यूस करता है एक्वस सोल्यूशन में, उसको हम स्ट्रॉन्ग बेस कहते हैं। नॉर्मली स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस सोल्यूशन, strength of acid and base solution are represented by H plus concentration on pH scale from 0 to 14 by Sorensen। यानी एसिड की स्ट्रेंथ को, एसिड या बेस की स्ट्रेंथ को नॉर्मली हम H प्लस आयन कंसंट्रेशन के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं और उसको हम pH स्केल से शो करते हैं। इस pH स्केल के बारे में, pH स्केल क्या है, इसके बारे में अभी हम आगे देखते हैं। पीएच स्केल को सोरेंसन नामक साइंटिस्ट ने बनाया था और इस पीएच स्केल में इन्होंने पीएच वैल्यू को 0 से लेके 14 तक रखा हुआ है। अब 0 से 14 तक इसकी क्या वैल्यू होती है, कब इसे एसिड कहेंगे, एसिडिक कहेंगे, कब बेस कहेंगे, वो अभी हम देखते हैं। इससे पहले थोड़ा सा पीएच के बारे में समझ लेते हैं कि पीएच क्या होता है। पीएच यानी सिंपल वे में अगर हम कहें तो पीएच ये है पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन, यानी किसी सोल्यूशन में कितना हाइड्रोजन आयन है वो उसकी पावर या स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है। पीएच ऑफ ए न्यूट्रल सोल्यूशन, पीएच ऑफ ए न्यूट्रल सोल्यूशन इज 7। एक न्यूट्रल सोल्यूशन का पीएच कितना होता है, 7। इसका मतलब अगर किसी सोल्यूशन का पीएच वैल्यू 7 है तो वो क्या है, न्यूट्रल है। तो हम एक स्टैंडर्ड के रूप में क्या ले लेते हैं, वाटर, क्योंकि वाटर का पीएच वैल्यू क्या होता है, 7। 7 क्यों होता है, न्यूट्रल क्यों होता है, क्योंकि वाटर आयनाइज होता है तो H प्लस और OH माइनस में आयनाइज होता है। अगर H प्लस आयन और OH माइनस बराबर बराबर हो तो दोनों एक दूसरे को क्या कर देते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं। इसीलिए पीएच की जो वाटर की जो पीएच वैल्यू है वो क्या है, 7 है। क्लियर। अब एक एग्जांपल देखते हैं। H2O दैट इज प्योर वाटर, इसका पीएच हम कितना लेते हैं, 7। क्यों लेते हैं, क्योंकि H प्लस आयन कंसंट्रेशन, किसी भी आयन की कंसंट्रेशन, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को हम बिग ब्रैकेट के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं। तो H प्लस बिग ब्रैकेट के अंदर है, मतलब H प्लस आयन कंसंट्रेशन इक्वल टू OH माइनस आयन कंसंट्रेशन, H प्लस आयन कंसंट्रेशन इक्वल्स टू OH माइनस आयन कंसंट्रेशन। तो पीएच क्या है, अब यहाँ पे H प्लस और OH माइनस की कंसंट्रेशन बराबर हो गई, यानी H और OH एक दूसरे को कंप्लीटली न्यूट्रलाइज कर देंगे, तो पीएच वैल्यू क्या हो गई, 7 हो गई। पीएच को निकालने के लिए एक हम जनरल इक्वेशन का यूज़ करते हैं, पीएच इक्वल्स टू माइनस लॉग H प्लस कंसंट्रेशन, यानी पीएच की वैल्यू और H प्लस की वैल्यू ये एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अगर किसी सोल्यूशन में H प्लस वैल्यू ज़्यादा है, H प्लस वैल्यू ज़्यादा है तो उसकी पीएच वैल्यू क्या होगी, कम होगी। पीएच वैल्यू क्या होगी, कम होगी। और H प्लस कंसंट्रेशन कम है तो पीएच वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी। हायर द H प्लस आयन कंसंट्रेशन, lower the pH value. If H plus ion in a solution is equal to 10 की पावर -3, तो इसकी pH वैल्यू क्या होगी। तो pH वैल्यू निकालने के लिए हम इस इक्वेशन को अप्लाई कर सकते हैं, pH इक्वल्स टू माइनस लॉग H प्लस कंसनट्रेशन। लॉग के बारे में बेसिक आइडिया आपको होगा, माइनस लॉग H प्लस की जगह पर कंसनट्रेशन लगा देते हैं 10 की पावर -3। सिंस हमें पता है कि log A टू द पावर x इक्वल्स टू x log A, इक्वेशन में इसको पुट करिए तो दिस इक्वल्स टू माइनस, और ये जो वैल्यू है इसको हम क्या लिख लेंगे, -3 log 10। log 10 इक्वल्स टू 1, log 10 की वैल्यू 1 होती है, सिंस log 10 इक्वल्स टू 1, तो pH की वैल्यू कितनी हो गई, माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 इंटू 1 दैट इज 3, तो pH वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई। यानी ये जो सोल्यूशन है जिसका H प्लस आयन कंसनट्रेशन 10 की पावर -3 है, H प्लस आयन कंसनट्रेशन 10 की पावर -3 है, उसकी pH वैल्यू क्या हो गई, 3। pH वैल्यू क्या हो गई, 3 हो गई। क्लियर। सिंस pH, अगर pH वैल्यू इसकी 3 हो गई, अब देखिए आगे, अगर pH वैल्यू 7 से कम है, लेस देन 7, तो हमारा जो सोल्यूशन होगा वो कैसा होगा, एसिडिक इन नेचर।
0 to 6.99 अगर pH वैल्यू रेंज है तो वो किस में आ जाता है, एसिडिक सोल्यूशन में। और अगर pH वैल्यू 7 से ज़्यादा हो जाती है, 7 से ज़्यादा कहाँ तक हो सकती है, 14 तक हो सकती है, क्योंकि हमारा pH स्केल कहाँ से कहाँ तक है, 0 to 14। तो अगर pH 7 से ज़्यादा है तो सोल्यूशन कैसा होगा, बेसिक होगा, बेसिक इन नेचर। और बेसिक इन नेचर इसकी रेंज क्या हो सकती है, 7.1 से लेके 14 तक। क्लियर। तो पीएच के बारे में थोड़ा सा आइडिया क्लियर हुआ आपको। पीएच क्या है, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। ग्रेटर द एच प्लस आयन, हाइड्रोजन आयन, stronger will be the solution, whether it is acidic or stronger will be the acid. Greater the number of OH ion, stronger will be the base. अब जरा pH स्केल को देखते हैं थोड़ा सा। ये pH स्केल किसने डेवलप किया था, सोरेनसन नामक साइंटिस्ट ने। इन्हें क्या किया, 0 से लेके और 14 तक का एक स्केल बना लिया। 0 से लेके 14 तक का स्केल, ये देख सकते हैं आप स्केल, ठीक है। यहाँ पर 7 pH वैल्यू, ये एक न्यूट्रल सोल्यूशन है, यानी H2O का pH। और 7 से ऊपर जब हम जाते हैं तो अगर इसकी pH वैल्यू 7 है तो इसका H प्लस आयन कंसंट्रेशन कितना होगा, 10⁻⁷ यानी कंसंट्रेशन टर्म हम पावर के टर्म में लेंगे, और जो पावर वैल्यू होती है वही उसकी pH वैल्यू होती है। अब 7 से आगे की तरफ अगर हम बढ़ते हैं pH 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, तो देखिए 14 सबसे स्ट्रॉन्ग बेसिक इन नेचर, सबसे स्ट्रॉन्ग बेस होगा। और 7 से नीचे चलते हैं तो 0 और 1 सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। इज दैट क्लियर। यानी pH वैल्यू जब 7 है तो वहाँ H प्लस कंसंट्रेशन 10⁻⁻7 है, और जब pH वैल्यू घट रही है तो सिमिलरली अगर pH 6 है तो H प्लस कंसंट्रेशन 10⁻⁻6 होगी, 10⁻⁵, 10⁻⁴, 10⁻⁻4, pH इज लेस देन 7। अगर pH 7 से कम है तो इधर की तरफ जब हम बढ़ रहे हैं तो सोल्यूशन हमारा कैसा हो रहा, एसिडिक हो रहा है। और इधर pH इज ग्रेटर देन 7 तो सोल्यूशन हमारा कैसा हो रहा, बेसिक हो रहा है। तो जब हम इधर की तरफ बढ़ रहे हैं तो H प्लस कंसंट्रेशन क्या हो रही है, कम हो रही है, यानी 10⁻⁸ इज लेस देन 10⁻⁷। तो H प्लस कंसंट्रेशन बेसिक के केस में घटती चली जा रही है। तो अगर H प्लस घट रही है तो कौन सी बढ़ रही होगी, OH कंसंट्रेशन, क्योंकि टोटल वैल्यू क्या होनी चाहिए इसकी, 14 होनी चाहिए। इसी तरह से 7 pH वैल्यू जब 7 है तो उसके नीचे H प्लस कंसंट्रेशन बढ़ रही है। जैसे जैसे H प्लस कंसंट्रेशन सोल्यूशन में बढ़ रहा है, सोल्यूशन कैसा हो रहा, एसिडिक। और जैसे जैसे H प्लस कंसंट्रेशन घट रहा, सोल्यूशन कैसा हो रहा, बेसिक। यानी एसिडिक सोल्यूशंस के केस में H प्लस कंसंट्रेशन इज ग्रेटर देन OH माइनस कंसंट्रेशन, और बेसिक सोल्यूशन के केस में H प्लस कंसंट्रेशन इज लेस देन OH माइनस कंसंट्रेशन। यानी दोनों ही केसेस में हम इसको किसके रेस्पेक्ट में मेजर कर रहे हैं, H प्लस आयन कंसंट्रेशन के रेस्पेक्ट में। इसलिए इस स्केल को हम क्या नाम देते हैं, पीएच स्केल। POH स्केल नहीं कहते हैं, पीएच स्केल कहते हैं। क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर, अभी पीछे हम लोगों ने इंडिकेटर पढ़ते हुए हम लोग आए हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या है और इंडिकेटर और यूनिवर्सल इंडिकेटर में क्या डिफरेंस है। तो देखिए, इंडिकेटर हम किस लिए यूज़ करते थे, एसिड और बेस को आइडेंटिफाई करने के लिए, कि दो सोल्यूशन रखे हैं तो उसमें कौन एसिड है कौन बेस है। लेकिन मान लीजिए दो एसिड सोल्यूशन ही आपके सामने रख दिए जाए और आपसे कहा जाए कि कौन ज़्यादा एसिडिक है और कौन कम एसिडिक है, तो ऐसे केस में क्या होगा, हमारे सामने प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि दोनों ही एसिडिक है। अगर हम लिटमस पेपर डालते हैं तो वो ब्लू को रेड कर देंगे, दोनों के दोनों रेड कर देंगे, और हम पहचान नहीं पाएंगे कि कौन ज़्यादा स्ट्रांग है और कौन कम स्ट्रांग है। तो कंपैरेटिव या रिलेटिव स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए यूनिवर्सल इंडिकेटर का यूज किया जाता है। यूनिवर्सल इंडिकेटर, इट इज ए मिक्सचर ऑफ डिफरेंट इंडिकेटर्स, डाइज, डिफरेंट इंडिकेटर्स यानी डाइज का मिक्सचर होता है, गिव्स डिफरेंट कलर एट डिफरेंट पीएच वैल्यू। अलग अलग पीएच वैल्यू पे ये अलग अलग कलर शो करता है, जिससे हमको ये पता चल जाता है कि कौन ज़्यादा एसिडिक है और कौन कम एसिडिक है। यूज टू मेजर रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। किस वैल्यू पे कैसा कलर देता है, अगर pH 0 है तो इसका कलर कैसा होता है, डार्क रेड।
pH 0 है तो कलर कैसा है, डार्क रेड। pH 1 2 है, 1 है या 2 है तो कलर कैसा है, रेड कलर। 1 2 पे कैसा कलर है, रेड कलर। 3 पर ऑरेंज रेड, 4 पे ऑरेंज, 5 pH वैल्यू पे ऑरेंज येलो, 6 pH वैल्यू पे ग्रीनिश येलो, और 7 पे क्या है, ग्रीन। यानी अगर वाटर में हम यूनिवर्सल इंडिकेटर डाल देते हैं तो हमें कैसा कलर मिलेगा, ग्रीन कलर मिलेगा। pH वैल्यू अगर 8 है तो ग्रीनिश ब्लू, 9 है तो ब्लू, 10 है तो नेवी ब्लू, 11 और 12 पे ये कैसा कलर देता है, पर्पल कलर, 13 14 पे कैसा कलर देता है, वायलेट या डार्क ब्लू कलर। तो क्लियर हो गया ये आपको इंडिकेटर और यूनिवर्सल इंडिकेटर में क्या डिफरेंस होता है। इंडिकेटर्स केवल एसिड और बेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और यूनिवर्सल इंडिकेटर रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। यानी दो एसिड्स अगर दिए हो तो कौन स्ट्रांग है कौन वीक है, इसको हम किससे पता लगा सकते हैं, यूनिवर्सल इंडिकेटर से। क्लियर। नाउ वी कम टू इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। हमारी लाइफ में, एवरीडे लाइफ में, रोजमर्रा के जीवन में पीएच का क्या रोल है। तो देखिए पीएच का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हम अपने डाइजेस्टिव सिस्टम में देख सकते हैं कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइल्यूट HCl प्रोड्यूस होता है। डाइल्यूट HCl इज प्रोड्यूस्ड इन स्टमक। हमारे स्टमक में डाइल्यूट HCl प्रोड्यूस होता है और अगर ये HCl ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस होता है तो क्या होगा, एसिडिटी हो जाती है। अब उस एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या लेते हैं, वीक बेस, हल्के बेसिस, नॉर्मली ब्रांड में इनो या मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। तो पहला इंपॉर्टेंस हम क्या कह सकते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम में इसका बहुत बड़ा रोल है पीएच वैल्यू का। अगर पीएच वैल्यू घटती चली जाएगी तो एसिडिटी बढ़ती चली जाती है। सेकंड पॉइंट देखिए, टूथ डिके स्टार्ट्स, यानी हमारे दांतों का टूटना या विघटित होना स्टार्ट हो जाता है इफ़ पीएच ऑफ एसिड फॉर्म इन द माउथ। हमारे माउथ में एसिड का जो फॉर्मेशन होता है उसकी वैल्यू अगर 5.5 से कम हो जाती है, यानी 5.5 से कम वैल्यू होने पर हमारे दांत टूटना शुरू हो जाते हैं, गिरना शुरू हो जाते हैं, कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं। इनेमल कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट, ये क्रिस्टलाइन फॉर्म है कैल्शियम फॉस्फेट का, Ca3PO4 होल्टाइस। इनेमल, इट इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द बॉडी। हमारी बॉडी में सबसे हार्ड पार्ट होता है इनेमल। याद रखिए बॉडी का सबसे हार्ड पार्ट क्या है, इनेमल। क्लियर। सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल एंड प्लांट्स, एनिमल्स एंड प्लांट्स में भी एसिडिक और बेसिक सोल्यूशन सेल्फ डिफेंस के लिए सिक्रीट किए जाते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, बीज स्टिंग एंड एंट स्टिंग, मधुमक्खी की डंक में और लाल चींटियों की डंक में कौन सा एसिड प्रोड्यूस होता है, मेथेनोइक एसिड, HCOOH। नेटल प्लांट, नेटल प्लांट ये नुकीला प्लांट होता है, इसकी पत्तियां नुकीली होती हैं जिससे मेथेनोइक एसिड या फॉर्मिक एसिड, मेथेनोइक एसिड को हम और क्या कहते हैं, फॉर्मिक एसिड, क्या फॉर्मूला है, HCOOH, ये प्रोड्यूस होता है। थर्ड पॉइंट देखिए, प्लांट्स में स्टिंगिंग प्लांट, स्टिंगिंग प्लांट्स या फिर इसको हम डॉग प्लांट भी कहते हैं, ये बेसिक सोल्यूशन प्रोड्यूस करता है। अगर आपको चुभ जाए, लग जाए तो आपके बॉडी में जलन होना शुरू हो जाती है, और बेसिक सोल्यूशन अगर बॉडी में इंजेक्ट कर रहा है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या करेंगे, कोई एसिडिक सोल्यूशन ले, एसिडिक सोल्यूशन से, किसी भी एसिडिक चीज़ से हम उसको न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। क्लियर। तो एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए बेस और बेस को न्यूट्रलाइज करने के लिए एसिड का यूज़ कर सकते हैं। तो हमारी डेली लाइफ में पीएच का भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, साल्ट। साल्ट पर आते हैं। तो साल्ट के लिए आपको मैंने एक रूल बताया था, याद रखिए, एसिड प्लस बेस गिव्स साल्ट एंड वाटर। अगर किसी एसिड की बेस से रिएक्शन कराते हैं तो वो हमेशा साल्ट और वाटर को प्रोड्यूस करता है। आयनिक कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस। एक एग्जांपल से समझिए, HCl प्लस NaOH, HCl को NaOH में मिलाते हैं तो NaCl का फॉर्मेशन करता है, और NaCl क्या है, एक साल्ट, नॉर्मल साल्ट है।
और नॉर्मल साल्ट होने के कारण इसमें एक पॉजिटिव आयन और एक निगेटिव आयन प्रोड्यूस होगा सोडियम प्लस और Cl माइनस सोल्यूशन में, प्लस वाटर, वाटर में ही है ये, तो आयनिक फॉर्म में प्रेजेंट होगा। साल्ट्स हैविंग द सेम पॉजिटिव और निगेटिव आयन आर सेड टू बीइंग टू ए फैमिली। अब यहाँ पर देखिए साल्ट की फैमिली के बारे में हम आपको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करते हैं कि हम कैसे पहचानेंगे कि साल्ट की क्या फैमिली। तो अगर बाय द वे आपको दो साल्ट्स दिए गए हैं तो उन दोनों साल्ट्स में हम देखते हैं कि कॉमन पार्ट कौन सा है। अगर पॉजिटिव आयन कॉमन है तो उसी के नाम पर उसकी फैमिली को डिटरमाइन कर लेते हैं, निगेटिव आयन कॉमन है तो उसी के नाम पर उसकी फैमिली को डिटरमाइन कर लेते हैं। नाउ सी, सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, सोडियम कार्बोनेट, इन तीनों में कौन सा आयन कॉमन है? सोडियम। तो इसको हम क्या नाम दे सकते हैं? सोडियम साल्ट या सोडियम फैमिली। पोटेशियम क्लोराइड, NaCl, मैग्नीशियम क्लोराइड, इसमें पॉजिटिव आयन डिफरेंट है, निगेटिव आयन सेम है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं? क्लोराइड साल्ट्स। सिमिलरली जिंक कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, देखिए ग्रीन पार्ट ये सब कॉमन है, कार्बोनेट, कार्बोनेट कॉमन है ये, तो इसको कार्बोनेट साल्ट्स कह देते हैं। क्लियर? अब साल्ट देखिए एक छोटे से कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं इसके। साल्ट, जैसे हम एसिड प्लस बेस को मिला के साल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करते हैं, उसी तरह से अगर साल्ट को वाटर में डाल दें तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एसिड प्लस बेस में। यानी अगर हमें ये पहचानना है कि कोई साल्ट किस एसिड और किस बेस से मिलकर बना हुआ है तो उसको हम वाटर में डिजॉल्व कर लेते हैं। क्लियर? एग्जाम्पल ले लेते हैं थोड़ा सा। साल्ट देखिए यहाँ पर पोटेशियम सल्फेट, ये पोटेशियम सल्फेट इसको वाटर में डिजॉल्व कर दिया। देखिए हमने 4 साल्ट लिए हुए हैं, पोटेशियम सल्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट, अमोनियम क्लोराइड और सोडियम कार्बोनेट। इन चारों साल्ट को यहाँ नीचे हमने वाटर में डिजॉल्व किया है। तो साल्ट के पॉजिटिव आयन के साथ वाटर का निगेटिव आयन और साल्ट के निगेटिव आयन के साथ वाटर का H+, ये जाएगा। तो कॉन्सिक्वेंटली क्या एसिड और कौन सा बेस बनाएगा वो देखिए सामने हमने शो किया हुआ है। पोटेशियम सल्फेट वाटर में डिजॉल्व होकर क्या बनाएगा? H2SO4 प्लस KOH। इसी तरह कैल्शियम फास्फेट क्या बनाएगा? H3PO4 फास्फोरिक एसिड प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम क्लोराइड क्या बनाएगा? HCl प्लस NH4OH। सोडियम कार्बोनेट H2CO3 प्लस NaOH का फॉर्मेशन करेगा। क्लियर? तो अब इसको एक रूल के पॉइंट ऑफ व्यू से आप याद कर लीजिए, रूल के अकॉर्डिंग याद कर लीजिए, इसको एक रूल बना लीजिए कि साल्ट प्लस वाटर गिव्स एसिड एंड बेस। यानी किसी सॉल्ट को वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो वो हमें क्या देगा? एसिड और बेस। अब क्वेश्चन ये उठता है कि हमको दोनों मिल रहा है, एसिड और बेस, तो जो सोल्यूशन हमारा बन रहा है वो क्या है? एसिडिक है या बेसिक है? तो हम उसमें ये देखते हैं कि एसिड और बेस में से कौन सा स्ट्रांग है। जो स्ट्रांग होगा सोल्यूशन का बिहेवियर भी उसी की तरह से होगा। अगर एसिड स्ट्रांग है तो एसिडिक सोल्यूशन होगा, अगर बेस स्ट्रांग है तो बेसिक सोल्यूशन होगा। क्लियर? यानी जो सोल्यूशन है साल्ट का वाटर में मिलाने के बाद हम उसकी भी पीएच वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पीएच ऑफ साल्ट सोल्यूशन, यानी जो सोल्यूशन हमको मिल रहा है उसकी पीएच वैल्यू क्या है। तो साल्ट्स को हम कैटेगराइज कर लेते हैं। पहला, फर्स्ट टाइप ऑफ साल्ट, साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। क्लियर? साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस क्या होगा? इसमें एसिड भी स्ट्रॉन्ग है, बेस भी स्ट्रॉन्ग है। तो एसिड से H+ आयन प्रोड्यूस हो रहे हैं और बेस से OH- आयन प्रोड्यूस हो रहे हैं, और दोनों स्ट्रॉन्ग है तो H+ और OH क्या होंगे? बराबर होंगे। ऐसे केस में दोनों की कंसंट्रेशन क्या होगी? 10⁻⁷। तो इसकी पीएच वैल्यू क्या हो जाएगी? 7 हो जाएगी। पीएच 7 हो जाएगा तो सोल्यूशन कैसा होगा? न्यूट्रल होगा। तो ऐसे साल्ट का एग्जाम्पल देखिए NaCl और पोटेशियम सल्फेट। NaCl को वाटर में डिजोल्व करेंगे तो HCl और NaOH बना लेगा, यानी एक स्ट्रॉन्ग एसिड और एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाएगा। क्लियर? तो जब सोल्यूशन हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस दोनों बन रहा है उसमें, तो ऐसे केस में उसकी पीएच वैल्यू क्या हो जाएगी? 7, यानी सोल्यूशन न्यूट्रल हो जाएगा। सेकेंड केस देखिए, सेकेंड केस है साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, एसिड स्ट्रॉन्ग है और बेस
वीक है। एसिड स्ट्रॉन्ग है यानी H प्लस इज ग्रेटर देन OH माइनस। अब H प्लस आयन ज़्यादा है, OH माइनस कम है, तो जितने OH है वो तो H प्लस से न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, लेकिन बचेंगे कौन से सोल्यूशन में? H प्लस आयन। इसका मतलब क्या है कि सोल्यूशन में H प्लस आयन एक्सेस है तो कैसा बिहेवियर शो करेगा? एसिडिक बिहेवियर। दैट इज अगर वो एसिडिक है तो pH शुड बी लेस देन 7, pH की वैल्यू 7 से कम होगी। एग्जाम्पल देखिए, अमोनियम क्लोराइड। क्लियर? तीसरे टाइप का साल्ट देखिए, साल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। अब यहाँ पर स्ट्रॉन्ग क्या है? बेस है। बेस स्ट्रॉन्ग है तो ज़्यादा क्या होगा? OH आयन। OH आयन अगर ज़्यादा है तो pH क्या होगा? ग्रेटर देन 7। pH अगर 7 से ज़्यादा है तो नेचर कैसा होगा? बेसिक। यानी अगर हमको वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सोल्यूशन मिलता है तो उस सोल्यूशन का नेचर कैसा होगा? बेसिक। एग्जाम्पल में देखिए, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट इसको वाटर में डिसॉल्व करिए तो सोडियम OH के साथ माइनस के साथ और CO3 H प्लस के साथ जाएगा, क्या बनाएगा? H2CO3। H2CO3 एक वीक एसिड है और NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है। तो NaOH अगर स्ट्रॉन्ग है तो हमारा सोल्यूशन कैसा होगा? कैसा होगा बच्चों? बेसिक सोल्यूशन। क्लियर? तो हम किसी भी साल्ट को वाटर में डिसॉल्व करके पहचान सकते हैं कि उससे बनने वाला जो सोल्यूशन है वो किस तरह का बिहेवियर शो करेगा, एसिडिक या बेसिक। चौथा केस देखिए, साल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। दोनों ही वीक हैं, तो जब दोनों ही वीक हैं तो दोनों में H प्लस आयन और OH माइनस आयन कम होंगे और बराबर होंगे, तो ऐसे में इसका pH क्या होगा? 7, न्यूट्रल। एग्जाम्पल देखिए, कैल्शियम एसीटेट। क्लियर? अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताते हैं कि जो साल्ट्स हम लोग पढ़ते हैं वो साल्ट्स कितने टाइप के हैं। इसके लिए एक सिंपल सा फार्मूला हम आपको बता रहे हैं। इस फार्मूले को याद कर लीजिए, आपको सारे साल्ट्स याद हो जाएंगे। ये देखिए, सनम ABCD। S for salts, N for normal salts, M for mixed salt, A for acidic salt, B basic salt, C complex salt और D double salt। नॉर्मल साल्ट यानी जिसमें वन एटलीस्ट एक पॉजिटिव आयन हो और एक निगेटिव आयन हो, जैसे NaCl। मिक्स्ड साल्ट जिसमें एक से ज़्यादा पॉजिटिव आयन और निगेटिव आयन हो। क्लियर? एसिडिक साल्ट ऐसे साल्ट जिसमें H प्लस प्रेजेंट हो, जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट, पोटेशियम बाइकार्बोनेट, पॉजिटिव आयन भी हो, निगेटिव आयन भी हो और H प्लस भी प्रेजेंट हो। बेसिक साल्ट्स किसको कहेंगे? जिसमें एक पॉजिटिव आयन भी हो, निगेटिव आयन भी हो और OH माइनस भी प्रेजेंट हो, तो उसे हम बेसिक साल्ट कह देते हैं। कॉम्प्लेक्स साल्ट ऐसे साल्ट जिनको बिग ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है, बड़े ब्रैकेट के अंदर। देखिए, K2HgI4, पोटेशियम मर्क्यूरिक आयोडाइड, इसको बिग ब्रैकेट में बंद किया गया। यानी ये जो आयन है K2HgI4, ये अलग अलग डिसोसिएट नहीं हो सकता, ये इटसेल्फ एक आयन के फॉर्म में काम करेगा, यानी पूरा कॉम्प्लेक्स बनाएगा, तो इसलिए इसको हम कॉम्प्लेक्स साल्ट्स कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, D डबल साल्ट। डबल साल्ट इज ए मिक्सचर ऑफ टू साल्ट्स। ये दो साल्ट्स का मिक्सचर है। यहाँ पर देखिए, पोटेशियम सल्फेट डॉट Al2SO4.24H2 किसका फॉर्मूला है? ये किसका फॉर्मूला है? K2SO4 Al2SO4.24H2। फिटकरी एलम, पोटास एलम, पोटास एलम का फॉर्मूला है। क्लियर? तो साल्ट्स कितने टाइप के हो गए? क्या फॉर्मूला है? सनम ABCD। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं, डाइल्यूशन ऑफ एसिड। डाइल्यूशन ऑफ एसिड यानी एसिड के सोल्यूशन को, एसिड को हमें सोल्यूशन में बदलना है, वाटर में मिलाना है, तो हमारे पास दो ऑप्शन आते हैं। पहला तो ये कि वाटर को एसिड में मिलाएं या एसिड को वाटर में मिलाएं। बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन, एग्जामिनर भी काफ़ी पूछते हैं इस क्वेश्चन को कि बेटा एसिड का या बेस का सोल्यूशन कैसे बनाओगे, क्या वाटर में एसिड मिलाएंगे या एसिड में वाटर मिलाएंगे। तो देखिए, यहाँ पर हमने दोनों ही केसेस लिए हुए हैं। पहला देखिए, एक हमने बीकर लिया, इसमें एक्सेस H2O वाटर भर दिया और इसमें टेस्ट ट्यूब के माध्यम से ड्रॉप बाय ड्रॉप कंसनट्रेट एसिड इसमें गिरा रहे हैं और एक ग्लास रॉड द्वारा इसको कॉन्स्टेंटली सेक करते रहते हैं, यानी एसिड को एक्सेस ऑफ वाटर में मिलाते हैं। क्या देखने को मिलता है? सोल्यूशन आसानी से बन जाता है। इसको क्या कहेंगे? ये हमारा एक राइट वे है, सही तरीका है बनाने का। दूसरा केस देखिए कि हमने एक्सेस एसिड ले लिया बीकर में और वाटर को इसमें गिरा रहा है। क्या हो रहा है?
जब हम वाटर को एसिड में गिरा रहे हैं एक्सेस एसिड में, तो बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो रही है, यानी रिएक्शन कैसी हो रही, एक्सोथर्मिक हो रही। और जैसे ही वाटर को हम इसमें गिराते हैं और एसिड ज़्यादा है, तो ऐसे कि इसमें हीट प्रोड्यूस होने के कारण ये क्या करता है, स्प्लैश कर जाता है। ये देखिए फव्वारे ऊपर की तरफ तेज़ी से स्प्लैश कर जाते हैं। अगर आप सोल्यूशन बना रहे हैं तो इसकी ड्रॉप्स, एसिड की ड्रॉप्स आपके हाथ पैर चेहरे मुंह कहीं पर भी गिर सकते हैं। और होगा क्या कि एसिड्स क्या होते हैं, कोरोसिव इन नेचर, तो नेचुरली ये आपकी स्किन को बर्न करेंगे। इट मीन्स इट इज़ ए रॉन्ग वे ऑफ मेकिंग या डाइल्यूटिंग एसिड। एसिड को डाइल्यूट करने का ये तरीका गलत है, यानी हम एसिड को वाटर की एक्सेस मात्रा में मिलाएंगे तब तो हमारा सोल्यूशन बन जाएगा डाइल्यूट। लेकिन अगर हम वाटर को एक्सेस एसिड में मिला रहे हैं तो हमको नुकसान हो सकता है, हमारी बॉडी बर्न कर सकती है। क्यों होगा, क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन होने की वजह से एसिड स्प्लैश कर सकता है, फव्वारे के रूप में बाहर निकल सकता है और हमारी बॉडी पार्ट्स पर पड़ सकता है। तो देखिए यहाँ पे वाइल डाइल्यूटिंग एन एसिड इट इज़ रिकमेंडेड टू ऐड एसिड ड्रॉप बाय इन excess amount of water and not water into acid due to the following reason। क्या रीज़न है, वाटर को एसिड में नहीं मिलाते हैं। पहला पॉइंट देखिए, डाइल्यूशन ऑफ एसिड आर बेस इज ए हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस। क्या है ये, हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, यानी बहुत ज़्यादा हीट इसमें प्रोड्यूस होती है। इफ़ वाटर इज एडेड इन एसिड, अगर वाटर को एसिड में ऐड करते हैं तो एसिड में स्प्लैश आर बम्प ऑफ एंड काज सेवियर इंजरी। एसिड जो है वो स्प्लैश हो सकता है, फव्वारे के रूप में निकल सकता है और इंजरी क्रिएट कर सकता है। सो एसिड इज एडेड, इसलिए अगर हमें एसिड को डाइल्यूट करना है तो हम क्या करते हैं, एसिड इज एडेड टू एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर ड्रॉप बाय ड्रॉप with constant stirring of glass rod, stirring by glass rod, so that heat is evolved gradually and absorbed large amount of heat is evolved gradually, यानी धीरे धीरे हीट निकलती है, लेकिन चूंकि वाटर ज़्यादा है तो वो हीट उस वाटर में एब्जॉर्ब हो जाती है। तो हम एसिड को वाटर में, एक्सेस वाटर में मिलाकर आसानी से एसिड सोल्यूशन को बना सकते हैं, डाइल्यूट कर सकते हैं। तो हमेशा ध्यान रखेंगे कि डाइल्यूशन ऑफ एसिड के लिए एक्सेस वाटर में एसिड को ड्रॉप बाय ड्रॉप मिलाते हैं, ना कि एसिड में वाटर को मिलाते हैं। दैट्स क्लियर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक था, केमिकल प्रॉपर्टीज थी आपकी एसिड बेस की, जिसको हमने कवर किया इसमें। तो ये वीडियो हम यहीं पर ओवर करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इसके लिए बेल आइकॉन आपको दिया गया है, इसको प्रेस करके इसको सब्सक्राइब करें ताकि हम इसमें और अच्छे से अच्छे वीडियोस आपको ला सकें और आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छे से हो सके। थैंक यू वेरी मच।